मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर सी। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है ज़र की रसद और ज़र की रसद के अनासिर या अज्जा। ज़र की रसद से क्या मुराद है? ज़र की रसद से मुराद करेंसी की वो तमाम मिकदार है जो लोगों के पास मौजूद होती है। आम तौर पर हम देखते हैं कि ज़र जो है वो किसी मुल्क में या तो सिक्कों की शक्ल में होता है, या फिर कागजी ज़र होता है, या फिर एतबारी ज़र होता है। ये तीनों किस्म हम पढ़ चुके हैं। किसी मुल्क में ज़र की जितनी ज़्यादा मिकदार होगी, ज़र की रसद भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, ज़र की रसद और आम अशिया की रसद में क्या फ़र्क होता है? आम अशिया की रसद का इन्हिसार जो है इस बात पर होता है कि मुल्क में वो कितनी अशिया कितनी मिकदार में तैयार होती हैं। अगर वो अशिया एक बार इस्तेमाल हो जाए तो फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ज़र अगर एक दफ़ा जारी हो जाए तो उसकी मदद से ख़रीदो फ़रोख्त जारी रहती है। ज़र मुख्तलिफ़ हाथों में गर्दिश करता है। जिस कदर ज़र की गर्दिश में इजाफ़ा होता है उसी कदर ज़र की रसद में इजाफ़ा होता है। हम कह सकते हैं कि ज़र की रसद से मुराद ज़र की वो मिकदार है जो किसी न किसी सूरत में लोगों के पास मौजूद होती है और लोग इसे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़र की रसद से मुराद ज़र का वो कुल ज़ख़ीरा है जो किसी मुल्क में मौजूद है, और वो किस शक्ल में हो सकता है? वो दाती ज़र की, कागज़ी ज़र की और एतबारी ज़र की शक्ल में हो सकता है। ज़र की रसद के अज्जा या अनासिर क्या हैं? मुख्तलिफ़ माहिरीन ने ज़र की रसद के मुख्तलिफ़ जो हैं वो अनासिर और अज्जा बताए हैं। अगर ज़र में वो करेंसी शामिल की जाए जो गर्दिश में होती है और उसकी अलामत जिसकी अलामत सी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मुल्क में ज़र की रसद जो है वो सी के बराबर है। फिर बैंकों में महफूज तलबी अमानतों को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो इसे M1 कहा जाएगा। M1 फिर किसके इक्वल हो जाएगा? सी ज़र की जो करेंसी है वो जमा DD डिमांड डिपॉज़िट, यानी कि महफूज तलबी अमानतें वो अमानतें होती हैं जिनको लोग ज़रूरत पड़ने पर बैंकों से निकलवा सकते हैं। अब ज़र की रसद किसके बराबर है? C प्लस DD। C मीन्स करेंसी, DD मीन्स तलबी अमानतें। इसके बाद जो है ज़र की रसद में मयादी अमानतें भी शामिल होती हैं, तो इसको हम M2 की शक्ल में ले लेंगे। ज़र की रसद को M2 किसके इक्वल होगा? C प्लस DD प्लस TD। TD टाइम डिपॉज़िट। मयादी अमानतें ऐसी अमानतें होती हैं जो लोग बैंकों में जमा कराते हैं और ये कुछ अरसे के लिए जमा कराते हैं। तलबी अमानतें वो होती हैं जो जिस वक़्त चाहें लोग बैंकों से निकलवा सकते हैं, लेकिन मयादी अमानतें ऐसी अमानतें होती हैं जो एक ख़ास मुकर्ररा मुद्दत के बाद ही बैंक से निकलवाई जा सकती हैं। फिर कुछ माहिरीन का ख्याल है कि सरकारी कफ़ालतों, बॉन्ड्स, तमसीकात और इस किस्म के जो दूसरे माली असासे हैं उन्हें भी ज़र के रसद के अनासर में शामिल करना चाहिए। तो फिर M3 किसके बराबर बन जाएगा? C मीन्स करेंसी प्लस DD तलबी अमानतें प्लस TD प्लस इसका मतलब है मयादी अमानतें प्लस GS है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि हुकूमत की सरकारी कफ़ालतें या सरकारी तमसीकात। तो अब ये ज़र की रसद के अज्जा जो हैं वो इसके इक्वल हो जाएंगे। M3 किसके इक्वल होगा? C यानी करेंसी प्लस तलबी अमानतें प्लस मयादी अमानतें प्लस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या सरकारी कफ़ालतें। ज़र की रसद के ज़राए क्या हैं? वो तो ज़र की रसद के अनासिर थे। अब हम पढ़ेंगे ज़र की रसद के ज़राए। ज़र कहाँ कहाँ से जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। फर्स्ट में इनफरादी बचतें। ज़र की रसद का दारोमदार इनफरादी बचतों पर होता है। इनफरादी बचतें क्या होती हैं? वो तमाम रकूमात जो लोग अपनी आमदनी में से ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करने के बाद बचा लेते हैं, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसे इनफरादी बचतें कहते हैं। यही बचतें लोग बैंकों में जमा कराते हैं, जो कि दोबारा उन्हें बैंक क्या करते हैं? कर्ज़े की सूरत में गर्दिश में डाल देते हैं, और इस तरह से ज़र आम लोगों को कारोबारी ज़रूरियात के लिए हासिल हो जाता है। लोगों की आमदन जितनी ज़्यादा होगी, इनफरादी बचतें भी उतनी ही ज़्यादा होंगी, और लोगों की आमदनी जितनी कम होगी, इनफरादी बचतें भी कम होगी। इनफरादी बचतों का दारोमदार किस पर है? इनफरादी बचतों का दारोमदार जो है वो बचत करने का इरादा और बचत करने की क़ुव्वत पर इन्हिसार होता है। बचत के इरादे से क्या मुराद है? कि लोगों में ये इरादा होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर बचाएंगे। जब तक लोग इरादा नहीं करेंगे, बचत नहीं हो सकेगी। जबकि बचत करने की क़ुव्वत क्या है? कि लोगों की आमदन इतनी ज़रूर हो कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करें और उसके बाद उनके पास कोई रकम बच जाए। इस तरह से जब तक इरादा नहीं होगा तो ख़्वाह लोगों की आमदनी कितनी ही क्यों ना हो, वो बचत नहीं कर सकेंगे। बचत करने का इरादा मुख्तलिफ़ मकासद। बचत लोग क्यों करना चाहते हैं, इरादा क्यों करते हैं? अपने बच्चों की तालीम, शादी ब्याह,
मुख्तलिफ़ कारोबारों में रुपया लगाने के लिए, बुरे वक्त के लिए, इज़्ज़त और नामूस के लिए रकम को बचाते हैं। इसी तरह से बचत करने की क़ुव्वत उस वक़्त ज़्यादा होगी जबकि कीमतें कम हो, टैक्सों की शरह कम हो, बैंकों का निज़ाम बेहतर हो, लोगों की आमदन ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा बचतें होंगी ज़र की रसद भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी बचतें कम होंगी ज़र की रसद भी कम होगी। तो ज़र की रसद का पहला ज़रिया क्या है? इनफरादी बचतें। इनफरादी बचतें जितनी ज़्यादा होंगी ज़र की रसद भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इनफरादी बचतें जितनी कम होंगी ज़र की रसद भी कम हो जाएगी। फिर हैं कारोबारी बचतें। कारोबारी बचतों से क्या मुराद है कि मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के वो गैर मुनक़सिम शुदा मुनाफ़ाजात। मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ जो मुख्तलिफ़ हिस्सादारों से सरमाए को इकट्ठा करके कारोबार करती हैं उन्हें मुश्तरका सरमाए की कंपनी कहते हैं। गैर मुनक़सिम का क्या मतलब है? जो कि तकसीम ना हुए हों। मुनाफ़ाजात जो अपने हिस्सादारों में तकसीम नहीं करती बल्कि किसी नागहानी खर्च को पूरा करने के लिए बचा कर रख लेती हैं ताकि ज़रूरत के वक़्त उस रकम को इस्तेमाल किया जा सके। मिसाल के तौर पर मुश्तरका सरमाए की कंपनी को फ़र्ज़ करते हैं कि एक साल में 10 लाख रुपए नफ़ा होता है। उसमें से वो क्या करेगी? 8 लाख रुपए जो है हिस्सादारों में तकसीम कर देगी और बाकी 2000 रुपया हिस्सादारों में तकसीम नहीं करेगी। बल्कि जो बड़े डायरेक्टर हज़रात होंगे वो उसको रकम को बचा कर अपने पास रख लेंगे ताकि किसी बुरे वक्त में इस्तेमाल किया जा सके या दोबारा सरमाएकारी के काम लाया जा सके। ये 2 लाख रुपए क्या होगी? उस कारोबार की बचत होगी या कारोबारी बचतें होंगी। कारोबारी बचतें भी जितनी ज़्यादा होती हैं ज़र की रसद भी उतनी ही ज़्यादा होती है। फिर है सरकारी बचतें। हुकूमत की बचतें, पब्लिक सेविंग्स। हुकूमतें हर साल अपना बजट बनाती हैं जिनमें आने वाले साल के दौरान आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाती हैं, यानी आने वाले साल में कहाँ कहाँ से आमदनी हासिल होगी और कहाँ कहाँ पर खर्च होगी। अगर साल भर के दौरान आमदनी ज़्यादा हो और ख़र्च कम हो तो ऐसे बजट को क्या कहेंगे? फ़ाज़िल बजट, सरप्लस बजट। यही फ़ाज़िल जो रकम है जो कि हुकूमत ज़ायद आमदनी के तौर पर हासिल करती है इसे क्या कहेंगे? सरकारी बचत। सरकारी बचत के 3 ज़रिए हैं। एक तो हुकूमत टैक्स लगाकर आमदन हासिल करती है, फिर अंदरूनी बैरूनी कर्ज़े ले लेती है ज़राए से, मुल्क के अंदर से भी मुल्क के बाहर से भी, और ख़सारे की सरमायाकारी करती है, यानी कि बगैर गारंटी के हुकूमत नोट छाप देती है। इस तरह से भी हुकूमत आमदन में इजाफ़ा करती है। सरकारी बचतें जितनी ज़्यादा होंगी ज़र की रसद उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर ज़र की रसद का एक और ज़रिया क्या है? बैंक क्रेडिट। हमें पता है कि आम तौर पर लोग क्या करते हैं? अपनी अमानतों को बैंकों में जमा कराते हैं। बैंक इन अमानतों का एक ख़ास तनासुब हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो 20 या 25 या 30% है वो अपने पास ज़र नकद की सूरत में रख लेता है और बाकी जो है रकम को गर्दिश में डाल देता है। इस तरह ज़र की तख्लीक होती है। यही कर्ज़ा दोबारा किसी न किसी सूरत में बैंक में जमा होता है। बैंक फिर उस अमानत में से कुछ हिस्सा ज़र नकद के तौर पर अपने पास रख लेता है और बाकी हिस्सा कर्ज़े में डाल देता है। इस तरह बैंक की कर्ज़ा जारी करने की क़ुव्वत बढ़ती है, ज़र की तख्लीक होती है। गर्ज़ ये कि जितनी ज़्यादा अमानतें बैंक में जमा होंगी उतनी ही ज़्यादा बैंक की कर्ज़ जारी करने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा और ज़र की रसद बढ़ेगी। ठीक है। बैंक क्रेडिट क्या है? जब हम अपनी अमानतों को बैंकों में जमा कराते हैं तो बैंक उसका कुछ ख़ास निस्बत अपने पास रखता है और बाकी रुपया गर्दिश में डाल देता है, यानी कर्ज़ा दे देता है। जिसको कर्ज़ा देता है वो शख्स आगे किसी बैंक में जमा कराता है, अगला बैंक भी कुछ फ़ीसद अपने पास रखता है और बाकी गर्दिश में डाल देता है। इस तरह से ज़र की तख्लीक जो है वो होती चली जाती है और जितना ज़्यादा बैंक क्रेडिट होगा, जितनी ज़्यादा अमानतें जमा होगी उतनी ही ज़्यादा ज़र की रसद में इजाफ़ा होगा। फिर इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो भी ज़र की रसद को बढ़ाने का ज़रिया हैं। ये कंपनियां क्या करती हैं? ये लोगों को तरग़ीब देती हैं कि अपनी ज़िंदगी का बीमा करवा लें या फिर ख़ास मुद्दत के लिए इनको बीमा कराने की तरग़ीब दी जाती है। ये कंपनियां क्या करती हैं? अच्छा, ये बीमा करवाया क्यों जाता है? बच्चों की शादी ब्याह तालीम के लिए, ताकि लोग रकम को बचाएं। पॉलिसी जब मुकम्मल हो जाती है तो उन्हें यह रकम बामा मुनाफा मिल जाती है। बीमा पॉलिसी भी बचत की तरगीब देती है ताकि लोग बुरे वक्त के लिए कुछ न कुछ बचाएं। लोग जब बीमा कराते हैं तो एक ख़ास शरह से प्रीमियम अदा करते हैं। यही प्रीमियम उनकी क्या बन जाती है? बचत बन जाती है, ताकि ज़रूरत के वक्त उन्हें इकट्ठी रकम मिल जाए। बीमा कंपनियां इसी रकम को आगे सरमायाकारी पर खर्च करती हैं या वो हुकूमत की कफ़ालतें ख़रीदती हैं, फिर बैंकों को कर्ज़ा दे देती हैं। इस कर्ज़े से वो ख़ुद भी मुनाफा कमाती हैं और जिन लोगों ने ये पॉलिसी ली हुई होती है उनको भी नफ़े में हिस्सादार बनाती हैं और ज़र की रसद में इजाफे का सबब बनती हैं।
پھر اسٹاک مارکیٹ کیا ہے؟ سرمائے کے بازار سے مراد یہ ایسی منڈی ہے جہاں مختلف کمپنیوں کے حصے اور کفالتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت اور نیم سرکاری اداروں کی کفالتوں، تمسیکات، بانڈز، ہڈیوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے حصے یا کفالتیں وغیرہ اس بازار میں لا کر فروخت کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس رقم بچت کی صورت میں موجود ہوتی ہے وہ اس کاروبار میں جب لگانا چاہتے ہیں تو ان حصے، تمسیکات یا کفالتوں کو خرید لیتے ہیں۔ اس طرح انہیں موقع ملتا رہتا ہے سرمایہ کاری کرنے کا۔ بس اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے لوگوں کی بچتیں بھی کاروبار میں لگتی رہتی ہیں اور زر کی رسد میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس اسٹاک مارکیٹ میں کس کس چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ نمبر 1 پہ حصص سے کیا مراد ہے؟ شیئرز، یہ کسی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے وہ حصے لیے جاتے ہیں جو کہ عوام سے روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے بازار میں فروخت کرتی ہے۔ عوام ان حصوں کو خرید لیتے ہیں اور سال کا جب اختتام ہوتا ہے تو نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس روپیہ ہوتا ہے وہ خود کاروبار کرنے کی بجائے اسے محفوظ سرمایہ کاری میں لگانا چاہتے ہیں، ان کے لیے حصے جو ہے بہت مناسب ہوتے ہیں۔ پھر ہے ڈیبینچرز۔ بعض اوقات اگر کسی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصے فروخت نہ ہوئے ہوں تو ڈیبینچر میں کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کسی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصے فروخت نہ ہوں، مطلوبہ رقم حاصل نہ ہو، تو پھر وہ اسٹاک سرٹیفکیٹ یا ڈیبینچر کے ذریعے بھی حکومت لوگوں سے رقم لے لیتی۔ فرق کیا ہے کہ ڈیبینچر میں ایک تحریر لکھ دی جاتی ہے جس کے مطابق وہ شخص اس کمپنی کو ادھار دیتا ہے اور خود سود کماتا ہے۔ اچھا، کمپنی کو فائدہ ہو یا نقصان، اس شخص کو باقاعدہ سود ملتا رہتا ہے اور اس کی رقم بھی محفوظ رہتی ہے۔ لیکن حصے میں اگر کاروبار میں نقصان ہے تو وہ شخص بھی جو ہے وہ نقصان میں حصہ دار ہوگا۔ بانڈز اور بچت کے سرٹیفکیٹ، بانڈ کے ذریعے بھی لوگوں سے رقومات حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک تحریر ہوتی ہے جو کہ بانڈ جاری کرنے والا ادارہ لکھتا ہے، اور بانڈ کسی خاص شخص کے نام کا نہیں ہوتا ہے، جس کی ملکیت میں ہوتا ہے یہ اسی شخص کا ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 1000 روپے کے انعام۔ اس طرح ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس اور اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس ریگولر اسکیم، پینشن اسکیم وغیرہ بھی زر کی رسد بڑھاتی ہیں۔ لاسٹ پر ہے سرکاری کفالتیں۔ سرکاری کفالتوں سے مراد حکومت کی وہ تحریر ہوتی ہے جو وہ قرضہ جاری حاصل کرنے کے لیے جاری کرتی ہے اور ان قرضوں پر سود ادا کرتی ہے۔ ان کی خرید و فروخت بھی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ زر کی رسد میں کمی بیشی کا سبب بنتی ہے۔ فی الحال اتنا ہی رکھتے ہیں، زر کی طلب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھ لیں گے، اور نیکسٹ جو ہے اس میں جو بھی آپ کو مسئلہ ہوا آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔